नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश राघव स्वागत करता हूं आप सभी का यूपी ग्लोबल कोचिंग। जैसा कि आप लोगों को बताया कि हमारी क्लासेस चल रही हैं। सीटेट जुलाई 2023 की क्लास मैथ प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसके कल पहला प्रैक्टिस सेट हमने कराया था और स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। 16वें क्वेश्चन आपको बताया था कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। अभी तक तो किसी का कमेंट बॉक्स में आंसर आया नहीं है। चलिए स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, करते हैं इसे सॉल्व। क्वेश्चन है ब्रैकेट के अंदर 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 प्लस 0.02 गुणा 0.02 गुणा 0.02 बटे में 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 प्लस 0.04 गुणा 0.04 गुणा 0.04 को सरल करने पर मान होगा। ऑप्शन है इसके 1 0.025 0.25 0.125। फटाफट इसका आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आता है। आप लोगों के लिए हम YouTube पर फ्री क्लास दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको कोई समस्या आती है, टेक्स्ट वर्क पर आ रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कॉल 10 बजे से शाम 5 बजे तक कर सकते हैं, या हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कोई सुझाव लिख सकते हैं। कोई समस्या है आप जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो दिया है आपको, कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इसे गुणा करके जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें करना क्या है, हमें जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर रहा हूं। ऊपर वाले में से हमें कुछ नहीं लेना है। मान लो ऊपर से हमने 1 कॉमन ले लिया, नीचे से क्या करेंगे, हमें ऊपर वाले के बराबर करना है नीचे वाले को, क्योंकि जब बराबर हो जाएंगी, ऊपर नीचे संख्या बराबर होती है अंशों तो एक दूसरे को काट देते हैं और बराबर हो जाते हैं। वो यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां से 2 कॉमन लेंगे, यहां से 2 कॉमन लेंगे, तो जब यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 2 इसमें से कॉमन आएगा। जब यहां से 2 कॉमन लेंगे 2 इसमें से कॉमन आएगा, और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहां से 2 कॉमन आएगा। कुल मिला के हमें 2 गुणा 2 गुणा 2 ये कॉमन लेना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 ये हमने कॉमन ले लिया। ऊपर की जो संख्या है वो सेम रहेगी, 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 प्लस 0.02 गुणा 0.02 गुणा 0.02 बटे में जब हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 को भाग करेंगे तो यहां बचेगा 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 प्लस अगली वाली संख्या में से जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे, यही 2 यहां से कॉमन लेंगे, 2 यहां से, पूरा कॉमन आ चुका है हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहां 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 0.02 बचेगा गुणा 0.02 गुणा 0.02। हमारे अंश और हर बराबर हो चुके हैं, जो आपस में कट जाएंगे, ये पूरा कट जाएगा। ये वैसे ये फॉर्मूला बन जाता है a की 3 प्लस b की 3, नीचे भी a की 3 प्लस b की 3, पूरा कट जाएगा, फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। नीचे बचा आपका 1/8 और 8 से 1 को भाग करेंगे, भाग करके देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि 8 से 1 को भाग करेंगे, ये उल्टा 1 से 8 को भाग कर दें, जल्दबाजी में हो जाता कभी कभी। जैसे 8 से 1 को भाग करेंगे तो हमारा यहां पर भाज्य कम है, भाजक से 0 लगाएंगे और दशमलव लगा करके एक 0 बढ़ाएंगे। 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, दशमलव हम एक बार लगाते हैं, आगे जब तक संख्या नहीं करती 0 लगाते चलते हैं। 8 दूनी 16 बचा 4, फिर 0 लगाया, 8 पंजे 40।
तो हमारा जो आंसर आएगा इसका 1/8 का वो आएगा 0.125। हमारा डी ऑप्शन सही है। फटाफट कर लीजिए। और क्वेश्चन अगर आप नहीं लिख पाते हैं सॉल्यूशन तो वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 17। यहां से हमारी थोड़ी पेडागोजी स्टार्ट होती है। अब तक नॉर्मली क्वेश्चन थे मैथ के, यहां से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़ा विवेक और मस्तिष्क पर थोड़ा जोर लगा करके, ज्यादा जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए होते हैं उन्हें हमें बारीकी से पढ़ना पड़ता है। चारों ऑप्शन सेम लगते हैं पर हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन चॉइस करना होता है इसमें। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1000 की परवर्ती, पहला ऑप्शन है 1000 की परवर्ती की पूर्ववर्ती 1000 है। बी ऑप्शन है 1000 की पूर्ववर्ती 999 है। 1000 की पूर्ववर्ती की परवर्ती 1001 है। और डी ऑप्शन है 1000 की पूर्ववर्ती की परवर्ती 1001 है। बताइए इसमें से फटाफट कौन सा ऑप्शन सही है? कल इसका एक क्वेश्चन कराया था मैंने, पूर्ववर्ती परवर्ती से संबंधित क्वेश्चन था कल। प्रश्न 7वां कराया था जिसमें परवर्ती पूछा था। देखिए मैं बता देता हूं, चलिए करके देखते हैं। परवर्ती, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती तीनों एक ही होते हैं, जिसका मतलब होता है जो संख्या दे रखी है उसमें +1 करना। दोबारा सुन लीजिए, परवर्ती यानी जो परवर्ती दे रखा है इसी का दूसरा नाम होता है उत्तरवर्ती, और इसी का एक नाम और होता है अनुवर्ती। कभी कभी उत्तरवर्ती, कहीं अनुवर्ती, कहीं परवर्ती इस नाम से पूछ लिया जाता है, और पूर्ववर्ती यही रहता है। अब करना क्या है, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, परवर्ती कहीं किसी एक का नाम दिया हो उसमें संख्या में हमें 1 जोड़ना है, और पूर्ववर्ती दे रखा है उसमें संख्या में -1 करना है। मतलब एक स्टेप पहले की पूर्ववर्ती और एक स्टेप आगे की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती या परवर्ती। अब प्रश्न मतलब पहला ऑप्शन है हमारा 1000 की परवर्ती। परवर्ती का मतलब आगे की संख्या, यानी इसके 1000 के आगे की संख्या क्या बनेगी? 1001। और 1001 की पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या, इसमें से माइनस फिर 1 कर दो, क्या आ जाएगा? 1000। हमारा ये ऑप्शन सही है। चलिए और देख लेते हैं आगे, शायद कोई और ना हो। 1000 की पूर्ववर्ती, अब यहां पर पूर्ववर्ती निकालें तो -1 करेंगे 999, और इसकी पूर्ववर्ती यानी जो हमने अभी निकाला 1000 की पूर्ववर्ती तो इसमें से फिर माइनस करेंगे, कितना आएगा? 998, जो कि दे रखा है 999। ये गलत है। अगला सी ऑप्शन, 1000 की पूर्ववर्ती अभी निकाला है 999, और इसकी परवर्ती का मतलब इसमें +1 कर दीजिए 1000, जो कि दे रखा है 1001। ये गलत है। डी ऑप्शन, 1000 की पूर्ववर्ती 999 की परवर्ती +1, कितना आएगा? 1000, जो कि दे रखा है 1001। अतः हमारे 3 ऑप्शन गलत हैं। जो हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सी गणित की प्रकृति मतलब नेचर, कोई मनुष्य है, कोई व्यक्ति है, अच्छे स्वभाव का है, बुरे स्वभाव का है, तो उसके व्यवहार से पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है, वो अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही गणित की प्रकृति है अपनी। क्या ये अलंकारिक है? क्या ये तार्किक है? क्या ये कठिन है? या ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है? क्या एक बात बताइए, कोई बच्चा जन्म से होशियार होता है? नहीं होता।
प्रकृति में आकर के, वातावरण में आकर के वो अपने ज्ञान को आकर के बढ़ाता है। यानी व्यक्ति, जो बच्चा होता है, उसका विकास जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। तो विकास यहां पर इकट्ठा करता है बच्चा। ऐसे ही ये क्या अलंकारिक है, अलंकारिक का मतलब ये सौंदर्यपूर्ण है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, सौंदर्यपूर्ण अलंकारिक नहीं होती है गणित। तार्किक, ये एक लॉजिकल सब्जेक्ट है जो बच्चे के दिमाग में तर्क करने के स्वभाव को बढ़ाता है, तार्किक है ये। कठिन, जो नहीं पढ़ेगा उसे कठिन लगेगा, और जो कोई भी सब्जेक्ट सही आप नहीं पढ़ोगे कठिन तो लगेगा ही, तो इसे हम कठिन नहीं कह सकते। और सामान्य लोगों के लिए नहीं है भाई, बच्चा जाएगा उस समय सामान्य ही होगा, पढ़ता रहेगा, अभ्यास करेगा, तब वो परफेक्ट बन पाता है। तो ये ऑप्शन नहीं है, हमारा ऑप्शन है ये तार्किक सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 19, गणित सभी विषयों का सिंह द्वार व कुंजी है, ये कथन है। ऑप्शन है रॉजर वेकन, बी ऑप्शन हगवेन, सी ऑप्शन लॉग, डी ऑप्शन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। देखिए इनके बारे में बता देता हूं किसने क्या कहा है, नोट कर लीजिए, चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि गणित की परिभाषा बनती है यहां से। कौन से मनोवैज्ञानिक गणितज्ञ ने क्या कहा है? रॉजर वेकन ने यही कहा है जो आपका कथन दे रखा है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये गणित सभी विषयों का सिंह द्वार व कुंजी है, रॉजर वेकर का कथन है ये गणित के बारे में। हगवेन ने क्या कहा है? गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। हगवेन ने कहा है गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। लॉक ने क्या कहा है? लॉक ने कहा गणित के द्वारा या गणित तो वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे का मस्तिष्क तर्क करने लगता है। डी ऑप्शन है आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इसमें कहा है गणित मापन परिमाण व मात्रा का विज्ञान है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि गणित से एक परिभाषा जरूर पूछी जाती है सीटेट के एग्जाम में। 4 परिभाषा आपके सामने है। रॉजर वेकर ने गणित के बारे में कहा है कि गणित सभी विषयों का सिंह द्वार व कुंजी है, यानी गणित के बिना कोई भी सब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता, ये इसकी चाबी है। हगवेन ने कहा है गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। लॉक कहते हैं गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चा तर्क करना सीखता है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहते हैं गणित मापन परिमाण व मात्रा का विज्ञान है। नोट कर लीजिए चीजें। चलिए आगे चलते हैं।
नहीं हुआ है तो वीडियो को स्किप करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 20, गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का आयाम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्या ये विद्यार्थियों का दुश्मन है? दुश्मन ही है कि जो मेरे पास आता है वो सीखता है या मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, ऐसा गणित का कहना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान के चलो कोई बच्चा गणित को नहीं सीखता है, ठीक है, तो आमतौर पर गणित का इस्तेमाल तो करता है वो। आप बाजार से सब्जी लेने गए तो भाव तोल करते हैं, भाई 1 किलो सब्जी ली या आधा किलो ली, जो रेट है उसके हिसाब से आप पैसे देंगे। तो गणित का तो जीवन में योगदान है, व्यावहारिक प्रयोग है। तो ऐसा नहीं है कि जो गणित नहीं पढ़ेगा उसे गणित नहीं आएगी। तो ये तो सही नहीं है कि विद्यार्थियों का दुश्मन है, और जो पढ़ने जाता है विद्यार्थी तो वही होगा जो पढ़ने जाएगा। तो जो नहीं पढ़ेगा, भाई जो पढ़ेगा वो भी गणित को आगे बढ़ाएगा। अगला है शक्तिशालियों की शक्ति। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पावरफुल होगा उसे गणित ज्यादा आएगी। मन की भाषा, क्या गणित मन की भाषा है? फिर कहते कैसे हैं? अगर गणित मन की भाषा नहीं है तो कहते कैसे हैं? गणित तो नहीं है। देखिए इसे कहते हैं, ये मन की भाषा जो होती है आपकी, संगीत होता है, और दूसरा कविता। गणित में नहीं तो हिंदी में ये क्वेश्चन काम देगा आपका कि मन की भाषा से क्वेश्चन बनते हैं वहां पर, इसलिए इस ऑप्शन को रखा गया है कि संगीत व कविता ये मन की भाषा कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन लास्ट बचता है मस्तिष्क का आयाम। आयाम का मतलब जितना आप इसे पढ़ेंगे उतना ही आपका मस्तिष्क विकसित होगा, तर्क करने की बुद्धि बढ़ेगी, आपको तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी। और गणित क्या है? एक्सपीरियंस, मतलब आप गणित को जितना ज्यादा करोगे, रिवीजन जितना ज्यादा करोगे, गणित को जितना लेके चलोगे, उतना ही आप गणित में परफेक्ट होगे। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न 21, व्यावहारिक गणित का भाग है। व्यावहारिक गणित के 4 भाग होते हैं। इसके बारे में क्लास चलेगी, गणित के बारे में तो बताएंगे, फिलहाल हम ऑप्शन देखते हैं। व्यावहारिक गणित का भाग क्या है? संख्याओं का हिसाब लगाना, ऑप्शन दे रखा है आपका पहला। जोड़ व बाकी ज्ञात करना, जोड़ व बाकी का मतलब है जोड़, घटा, गुणा, भाग इत्यादि क्रियाएं। समीकरणों को हल करना या बैंक की कार्य प्रणाली की जांच करना। बताइए सही ऑप्शन कौन सा है? मैंने बताया था जब क्लास शुरू की थी कि हमें ऑप्शन ऐसे मिलते हैं कि 4 ऑप्शन में सही लगते हैं, लेकिन इज द बेस्ट, इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा वह हमें चूज करना है। और जिसने ये सीख लिया वो सीटेट को निकाल लेगा। संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी याद करना, समीकरणों को हल करना। लेकिन ज्यादातर प्रयोग किसका होता है? डी ऑप्शन का, बैंक की कार्य प्रणाली की जांच करना। जैसा भी मैंने बताया था, बाजार में हम कुछ लेने जाते हैं तो भाव तोल करते हैं। जैसे हम बैंक में जाते हैं, बैंक में हमने पैसा जमा किया, एक वो चढ़ा के देगा, उसे एंट्री करेगा, निकाले तो एंट्री करेगा। ऐसे ही हमें अपना बजट घर पे बनाना पड़ता है। भाई जो साल की हमें मान के चलो कोई नाज उठा या कोई भी आमदनी कहीं से हुई, हमें उसमें से निकालना है। या महीने की सैलरी आई कि हमें 10,000 रुपए ये घर के काम में खर्च करने हैं, इतना हमें आने जाने में खर्च करना है। ये जैसे हम बैंक में काम करते हैं, बैंक में लोग काम करते हैं, वही कार्यप्रणाली हमें घर पर करनी पड़ती है। व्यवहारिक जीवन में ये पूछा हमसे, व्यावहारिक जीवन में गणित का भाग क्या है? तो व्यावहारिक गणित का भाग है आपका ना कि संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी ज्ञात करना, समीकरणों को हल करना। ये है इसका बैंक की कार्यप्रणाली की जांच करना। जांच करने का ये थोड़ी कि आप बैंक में पहुंच जाओ, बैंक में जाकर के उनके रजिस्टर चेक करो, उनका काम चेक करो, ये नहीं है। हमें अपने दैनिक जीवन में उनकी तरह काम करना, गणित का ये योगदान है हमें। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 22, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है।
गणित विषय में अक्रमबद्धता, गणित की भाषा असांकेतिक है, गणित एक रसहीन विषय है, गणित एक मूर्त विषय है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जब आप गणित पढ़ने बैठते हैं, कोई भी आप बुक ले लीजिए, क्या उसमें अक्रमबद्धता मिलेगी? अक्रमबद्धता का मतलब कि आज हमने संख्या पढ़ ली, या हमने ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमने किताब खोली, बच्चा कक्षा 6 में पढ़ रहा है, डायरेक्ट उसे साहब लासामासा दे दिया, या बच्चा स्कूल गया पहले दिन ही उसे जोड़ घटा के सवाल दे दी। भाई पहले उसे गिनती सिखाई जाएंगी, अंक का ज्ञान कराया जाएगा, फिर इकाई दहाई का ज्ञान कराया जाएगा। क्रमबद्धता पाई जाती है, ना कि अक्रमबद्धता। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। अगला है गणित की भाषा असांकेतिक है। असांकेतिक का मतलब इसे समझना मुश्किल है, सांकेतिक होती है, ये भी नहीं है। गणित एक रसहीन विषय है। क्या ये रसहीन विषय है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गणित जो है, गणित की प्रयोगशाला नहीं होती। जैसे हमारे भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला होती है, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला होती है, रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला होती है, उसी हिसाब से गणित एक रसहीन विषय है। यह सही है हमारा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। अगला क्या है? गणित एक मूर्त विषय है। मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त का मतलब देखने वाले, जिसे हम देख सकें, स्पर्श कर सकें। मूर्त जिसका कोई रूप हो, आकार हो। बोले तो आज हम मतलब एक साकार जो जीव कोई भी है, हम आप जी रहे हैं, वो साकार रूप में। निराकार जिसका मतलब कोई आकार नहीं होता। मूर्त का मतलब वही होता है, ये पर्यायवाची इसके साकार जिसका कोई आकार हो। तो गणित का कोई आकार नहीं है। हाँ, गणित एक, इसमें लिखा है मूर्त विषय, गणित एक अमूर्त विषय है। सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपको बड़ा लगेगा, लेकिन थोड़ा इसमें ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसके ऑप्शन को चेक कीजिए। प्रश्न है आपका, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेषफल हमेशा विभाजक से कम होता है, तो उचित उपागम मतलब आपका उचित तरीका कौन सा होगा उसे समझाने के लिए। तो जो शेषफल और जो विभाजक है उसका मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो हमने 2 से भाग किया 9 के लिए, तो 2 क्या होगा यहां विभाजक जिससे हम भाग कर रहे हैं। 9 क्या होगा, यानी 2 को हम विभाजक भी कह सकते हैं, भाजक भी कह सकते हैं, और 9 भाज्य होगा। अब 2 से हम 9 को भाग करेंगे, 4 बार जाएगा और यहां 8 आ जाएगा, शेषफल बचा 1। इसके बारे में बात हो रही है। और इसके बारे में देखो यही लिखा है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेषफल, ये जो शेषफल है, शेषफल हमेशा विभाजक से कम होता है। होगा ना, होगा, या तो 0 आएगा या कुछ शेषफल बचेगा, लेकिन कंडीशन यही होगी कि वो शेषफल विभाजक से कम होगा। अब ये बात आपको कक्षा 4 के बच्चे को समझानी है, तो आप कौन सा, ये ऑप्शन 4 है, कौन सा उचित तरीका समझाएंगे। देखिए ऑप्शन पहला है, श्यामपट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेषफल विभाजक से कम है। जैसे मैंने अभी एक सवाल किया, ऐसे ही हम 10 सवाल कराएं बच्चे के सामने, क्या ये तरीका सही रहेगा? अगला क्वेश्चन देखिए, अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट कराना। बता दिया शेषफल हमेशा कम होता है, देखो 2 से भाग करेंगे इतना आएगा, वो करेंगे इतना आएगा, ये कम रहेगा। क्या ये तरीका सही है? विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और ये स्पष्ट कराना कि भिन्न का अंश शेषफल है। देखिए ये क्या करा है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ये 2 से 9 को भाग कराए तो इसका मतलब यही तो होगा, ऐसे ही लिखेंगे। अब इसे मिश्रित रूप में लिख लीजिए, मिश्रित रूप में 2 चौक 8 और 1 9। अब इसका मतलब यह है कि जो 1 ऊपर है ये शेषफल है। यहां पर ये कह रहा है तीसरे ऑप्शन में कि विभाजन करने वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना, इस तरह से निरूपित कर दीजिए और जो ऊपर लिखा होगा वो शेषफल होगा, तो पता चल जाएगा कि 2 से कम है, मतलब नीचे वाली संख्या से कम होगा। क्या तरीका सही रहेगा? अगला है, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। बताइए कौन सा? हमारा डी ऑप्शन सही है। अब देखिए कैसे, जैसा अभी हमने भाग किया, ये 9 को 2 से भाग किया। अब भाग कितने से कर रहे हैं हम? 2 से भाग कर रहे हैं, तो इसमें 2 के जोड़े बना लीजिए, यानी 9 कोई वस्तु होंगी, कोई भी वस्तु हो सकती है। मान लो 9 टॉफी है, तो इन्हें गोल गोल इस तरह से बना ले रहे हैं,
ठीक है, दो का जोड़ा ये बन गया, एक दो का जोड़ा ये बन गया, दो का जोड़ा ये बन गया, दो का जोड़ा ये बन गया, एक बचा आपका। ठीक है, अब ये जो एक बचा ये शेषफल को निरूपित करेगा। अब इसका मतलब यही होगा कि जो शेषफल ये एक जो बचा वो आपका विभाजक से कम है। तो बच्चा कौन से तरीके से सही समझेगा, भाई बच्चा है, कक्षा 4 में पढ़ रहा है वो भी, तो उसे खेल विधि जो क्या सबसे आसान विधि मानी जाती है, बच्चे को क्या करना चाहिए, खेल खेल में पढ़ाना चाहिए। तो सबसे आसान तरीका डी ऑप्शन की वस्तुओं को विभाजक के रूप में, गुणजों के रूप में समूहीकृत कर दीजिए और उससे यह प्रदर्शित होगा कि वस्तुओं की संख्या जितनी होगी वो समूह में नहीं है। अब समूह में नहीं है मतलब ये देखो 4 समूह बन गए, इसके समूह कितने बने 4, जो कि 4 और गए थे, 2 चौक 8, एक बचा, ये समूह में नहीं है, वही क्या होगा शेषफल जो कि विभाजक से कम होगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन बड़ा है, इसके ऑप्शन लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 24, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है ये। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। पहला ऑप्शन है आपका 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। बी ऑप्शन है 5 में क्या जोड़ें कि 8 प्राप्त हो। सी है कोई ऐसी संख्याएं जिनका योग 8 हो। डी है 5 और 3 का योग क्या होगा। पहले तो ये समझ लीजिए कि तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होते क्या हैं। ये ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हां या ना में नहीं दिया जा सके। ठीक है, ऐसे प्रश्न जिनका हम आंसर हां या नहीं में नहीं दे सकते। और एक कंडीशन और है, इनका जो उत्तर होगा एक शब्द रूपी उत्तर नहीं होगा। एक शब्द रूपी मतलब आंसर एक से ज्यादा होंगे। अब देखो इसके ऑप्शन से देख लीजिए, जैसे ये पूछा 5 और 3 का योगफल कितना होगा 8, एक शब्द में आया नहीं होगा। 5 में क्या जोड़े कि 8 प्राप्त हो, 3 जोड़ेंगे मतलब एक ही संख्या आई, नहीं होगा। कोई ऐसी संख्याएं जिनका योग 8 हो, दो आंसर बताएंगे। अब कोई भी संख्या हो सकती है लेकिन आंसर कितने आएंगे, 2 ही आएंगे इसमें। ऑप्शन हमारा सी सही है। और डी ऑप्शन है 5 और 3 का योग क्या होगा, एक संख्या, जो कि आंसर ये नहीं है। परिभाषा लिख लीजिए इसकी, जो कि इनके बारे में पूछा जाता है, ध्यान रहेगा। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हां या नहीं में दिया, हां या नहीं में दिया ना जा सके, और इनका उत्तर एक शब्द में नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हां या नहीं में ना दिया जा सके, ना गलत जगह लग गया ये, ना दिया जा सके, और इनका उत्तर एक शब्द में नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रश्नों को हम तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न कहते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो जो भी क्लास होगी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रश्न 25 है, निम्न में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? ऑप्शन इसका ए, आप 15 को 3 से किस प्रकार गुणा करेंगे? कोई दो संख्याएं जिनका गुणनफल 45 हो। सी ऑप्शन, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। डी ऑप्शन, 15 गुणा 3 का मान ज्ञात कीजिए। बताइए ऑप्शन। देखिए, खुले अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं? ये प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं जिनके जवाब तो हम दे सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके हो सकते हैं इनके। ऐसे प्रश्न जिनके हम सवालों के जवाब दे सकते हैं, लेकिन कोई किसी तरीके से बता सकता है। सबके विचार अलग अलग होंगे अपने अपने। अब इसमें आप ऑप्शन छांट लीजिए, कौन सा रहेगा जो आपको सही लगे। मतलब ऐसे प्रश्न जिनके हम जवाब दे सकें, लेकिन आंसर अलग अलग होने की संभावना हो। विचार अपने अपने हो सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल भी होते हैं ये, लेकिन हम क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। देखिए, आप 15 को 3 से किस प्रकार गुणा करेंगे? अब गुणा करने को क्या है, कोई तो एक बार गुणा कर लेगा, कोई 15 का पहाड़ा 3 में पड़ेगा, कोई 3 की गुणा 15 से करेगा, कोई 3 की गुणा 10 से करेगा, फिर 3 गुणा 5 से करेगा, फिर उन्हें जोड़ों को जोड़ेगा। अलग अलग तरीके हुए। अगला देखिए, कोई दो संख्याएं जिनका गुणनफल 45 हो। अब इसमें निश्चित है वो कुछ संख्या है 45 वाली, केवल दो संख्या पूछी है, 5 ने 45, 5 और 9 आएंगी, या इनके सिवा और कोई संख्या आ सकती है? नहीं आ सकती। अगला है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें भी 45 का ही मान ज्ञात करना है। संख्या रेखा पर 3 बार 15 लिख करके 45 की संख्या बनेंगी। 3 बार 15 दिखाने हमें। 15 गुणा 3 का मान ज्ञात कीजिए, तो 15 गुणा 3 का मान 45। तो आपको कौन सा ऑप्शन अलग लगा? अब क्वेश्चन मतलब ऐसे ऑप्शन भी आते हैं जो हमें 3 ऑप्शन से अलग एक ऑप्शन छांटना पड़ता है। बताइए। पहला ऑप्शन दोबारा देख लीजिए, आप 15 को 3 से किस प्रकार गुणा करेंगे? तरीका अलग अलग होंगे गुणा करने के, ठीक है। आंसर आएगा, मैंने क्या बताया था, आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन तरीका अलग अलग हो सकते हैं। कोई दो संख्या है जिनका गुणनफल 45 हो, तरीका एक ही होगा। संख्या कौन सी होंगी? 45 की 9 और 5। संख्या रेखा पर 3 बार 15 लिखना, सबका तरीका यही होगा। 15 गुणा 3 का मान ज्ञात करना, तरीका सबको एक ही होगा। कौन सा ऑप्शन लगा? पहला ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, जो कि संख्या से संबंधित हो? संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। ऑप्शन ए, पंक्तिबद्धता गणना। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, अंक लिखना। ऑप्शन डी, संरक्षण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसे तो आप लोग बता सकते हो। डी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि पंक्तिबद्धता नियम से चलती है संख्याएं, गणित से संबंधित है, अंकों से संबंधित है, गणना अंकों से संबंधित है, अंक लिखना अंकों से संबंधित है। ये संरक्षण इसमें नहीं आता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? प्राथमिक स्तर कौन सा होगा? कक्षा 1 से 5 तक का। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? प्रतिरूप, जिसे पैटर्न कहते हैं, संबंध है। कोण संबंध है। सममिति, समान रचनाएं वाली, समान आकृति वाली या एक जैसी दिखने वाली आकृतियों का अध्ययन कराना, निरीक्षण कराना सममिति के अंतर्गत आता है। चौपड़, जो कि अलग शब्द है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं।
ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी सार्वभौमिक, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जिनके लिए केवल एक शब्द हो, ऑब्जेक्टिव का मतलब एक शब्द में। सार्वभौमिक का मतलब क्या है? सार्व का मतलब सभी जगह, भौमिक का मतलब भूमि पर, यानी समान रूप से पूरी भूमि पर फैला हुआ, इसका अर्थ यह निकलता है, यानी पृथ्वी पर फैला हुआ। और इसका मतलब वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। गणित के नियम, ये नियम और निष्कर्ष की बात कर रहे हैं। क्या गणित के नियम वस्तुनिष्ठ होते हैं, एक शब्द में आते हैं? नहीं आते। सार्वभौमिक आते हैं, पूरी पृथ्वी पर फैले हुए आते हैं? अरे गणित का कोई नियम जो पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ हो समान रूप से, नहीं है। सी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। कौन सा बचा? डी ऑप्शन बचा, कोई नहीं। क्वेश्चन कुछ घुमाने के हिसाब से दे दिए जाते हैं, कंफ्यूज करना बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 29, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, ये अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? मतलब ये अधिगम किस स्तर का है उस बच्चे का? कौशल है वो, पूर्व ज्ञान है, अनुप्रयोग है, अवबोधन है। कौशल का मतलब क्या होता है? देखिए कौशल का मतलब होता है कुशल होना, या निपुण होना। पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है? पहले से जो बच्चे ने सीख रखा हो, यानी पहले का ज्ञान। अनुप्रयोग का मतलब दैनिक जीवन में प्रयोग करना, किसी भी सिद्धांत का प्रयोग करना। किसी सिद्धांत का प्रयोग करना। अवबोधन का मतलब बताना, या दूसरा नाम जताना। जताने का मतलब हमसे ये चीज आती है, बताना यही होगा। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, आपको उसका आंसर पता है तो आप बता रहे हो, तो मतलब यही है कि आपको अवबोधन है। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही रहेगा इसमें? डी ऑप्शन सही है। यही है, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। समझता मतलब उसे इन चीजों की जानकारी है, वो बता सकता है, इसमें सक्षम है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 30, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? क्या हगवैन ने कहा है? अभी हगवैन के बारे में बताया था मैंने, क्या बताया था? कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। स्किनर ने उद्दीपन अनुक्रिया संबंधी सिद्धांत दिया है। लॉक ने क्या कहा है?
गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चा तर्क करना सीखता है। तो ये बच्चे आपके बेंजामिन फेरिक, ये कथन इन्हीं का है जिन्होंने ये कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये हमारे 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना है। देखिए प्रश्न है, प्रश्न है 1,19,999 की पूर्ववर्ती की उत्तरवर्ती की पूर्ववर्ती होगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कैसी लगी आपको ये क्लास? आशा करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और आपको किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट से कोई समस्या हो तो जरूर बताइएगा। हमारे टेस्ट बार पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप। कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि कल आ रहा है, प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें आपको एक बार में पूरे 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ये बंद कितने